हमारा टॉपिक आज हमारा टॉपिक रहेगा जर्नी थ्रू टाइम। तो हमने अभी तक कवर किया है कि सोल क्या है, सुप्रीम सोल क्या है, मैं क्या हूँ, गॉड क्या है, एंड हाउ टू कनेक्ट विथ द पावर हाउस, द सुप्रीम। तो आज हम कवर करेंगे उसी का ही सीक्वल। तो बेसिकली एक स्टोरी होगी आज हमारे पास। हम ये देखेंगे कि हम थ्रू आउट द टाइम कैसे कैसे किस किस स्टेट्स के थ्रू गो थ्रू किए हुए हैं। तो हम अपनी ही खुद की हिस्ट्री देखेंगे। तो आज के बेसिकली टॉपिक्स होंगे टू अंडरस्टैंड द साइक्लिक नेचर ऑफ नेचर, और थोड़ा बहुत हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ एंट्रोपी पे टच अपॉन करेंगे, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले, बट थोड़ा सा और इस पूरे साइकिल को समझने के लिए हम थोड़ा सा और फिर से एंट्रोपी के डेप्थ में जाएंगे। एंड देन वी विल सी हाउ ये एनर्जी डिसिपिएट कहाँ होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे युग बने हुए हैं, राइट, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये क्यों बने हुए हैं, एंड हाउ दे कोरिलेट विथ आर एनर्जी ऑफ थॉट्स। फिर हम एक क्यूरियस केस ऑफ लैडर देखेंगे। आपने लैडर देखा, आप बहुत क्यूरियस होंगे कि व्हाट इज दिस लैडर ऑल अबाउट। फिर हम थोड़ा सा टाइमलाइन देखेंगे, हमारी ही स्टोरी का टाइमलाइन, कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी, पॉइंट डी। एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि ये स्क्रिप्चर्स क्या है, कहाँ से आए ये स्क्रिप्चर्स और क्यों आए। मेरी आवाज ठीक है ना? यस। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिक नेचर ऑफ नेचर। तो जैसे हमारे सीजन्स हैं, तो सबसे पहले सबसे ब्यूटीफुल होता है स्प्रिंग सीजन, जब हम सबसे ज्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं। देन कम्स समर, ऑटम, विंटर। तो ये हमारा साइकिल है। फिर जो हमारे दिन रात का साइकिल है, राइट, हमारे चार प्रहर होते हैं। तो चार प्रहर का भी एक साइकिल होता है। फिर हमारी लाइफ है, लाइफ लाइफ भी एक साइकिल है। बेबी, फिर टीनेजर, फिर एडल्ट, एंड देन ओल्ड एज, एंड देन द साइकिल रिपीट्स। हमने पहले भी देखा है प्रीवियस 2-3 सेशंस में कि ये एक साइकिल है। मतलब सोल, वी गेट बॉर्न एंड वी डाई। तो ये एक साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है। तो हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सीजन्स। तो जब स्प्रिंग सीजन होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं अंदर से, और सारी प्रकृति भी एनर्जाइज्ड होती है। आप स्ट्रीट्स पे जाएंगे, पार्क्स में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत एक एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर होता है। जो बच्चे होते हैं बहुत हैप्पीली खेल रहे होते हैं। जो लोगों को आउटडोर स्पोर्ट्स पसंद है, वो सबसे ज्यादा स्प्रिंग एंड समर्स में ही होता है। तो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट इज द स्टेट ऑफ स्प्रिंग। देन कम्स समर। इंडिया में तो समर बहुत ही खतरनाक होती है, बट एटलीस्ट आउटसाइड लाइक हियर इन द यूएस, समर्स बहुत ही प्लेजेंट होती है। तो बट नॉट एज प्लेजेंट एज स्प्रिंग। तो समर्स में भी काफी हाई एनर्जी रहती है, बट अ लिटिल बिट लोअर देन स्प्रिंग। फिर आता है ऑटम सीजन। तो ऑटम में क्या होता है कि यदि मैं यहाँ विदेश के पर्सपेक्टिव से, यूएस के पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो जो सारे ट्रीज होते हैं उनके कलर्स चेंज होने लगते हैं। कोई रेड हो जाता है, कोई येलो हो जाता है, कोई ब्राउन हो जाता है, और धीरे धीरे पतझड़ होने लगता है। इट इट स्टार्ट्स द पतझड़ स्टार्ट होता है उस समय। तो उस समय थोड़ा सा ग्लूमी एटमोसफियर होता है, और थोड़ा सा एनर्जी लेवल ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ऑफ द इंडिविजुअल, दोनों एनर्जी लेवल थोड़ी सी कम फील होती है। एंड देन इवेंचुअली व्हेन द विंटर कम्स, तो सभी पूरा पतझड़ हो रखा होता है। सारे ट्रीज लिटरली वैसे दिखते हैं, एटलीस्ट इन यूएस। इंडिया में फिर भी थोड़ी बहुत हरियाली होती है ठंडियों में, बट यहाँ तो पूरा ही जैसे बंजर हो जाता है। और जहां मैं हूँ, वहां सूरज तो बहुत ही रेयरली आता है। आप समझ लो 6-7 दिन में एक बार सूरज आ जाता है।
तो सबका एनर्जी लेवल बहुत कम रहता है, सब घरों में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं होती है क्योंकि दिन भर पानी बरसता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सीजन्स के साथ-साथ एटमॉस्फेयर का और हमारी एनर्जी लेवल कितनी ज़्यादा बाउंड है एक साथ। तो उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चेज़ हुए हैं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत रिसर्च हुई है फॉर मेंटल हेल्थ। तो ये पाया गया है कि मेंटल हेल्थ में स्पेशली एक मैंने रिसर्च देखी इंटरनेट पे कि एक्सपेंडिचर फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन द यूएस, आप देखिए 1986 से 2020 तक जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा लीनियर ग्रोथ है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो 31 बिलियन यूएस डॉलर्स थे 1986 में टू 225 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2020। इमेजिन द ग्रोथ। तो लोगों की मेंटल स्थिति जो है वो धीरे-धीरे डिग्रेड होती जा रही है। और जो नंबर ऑफ डिप्रेशन केसेस हैं, इवन एक आप राइट हैंड साइड में जो ग्राफ देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कितने टीनेजर्स ने इन ईयर्स में 2004 से लेके 2016 तक कितना डिप्रेशन रेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो ओवरऑल जो वर्ल्ड का हैप्पीनेस इंडेक्स है या वर्ल्ड की जो एनर्जी है, वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही है, एंड दैट इज व्हाई द मेंटल हेल्थ इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे। तो हम इसमें थोड़ा-सा लॉ ऑफ एंट्रोपी एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में देखते हैं। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या होता है जैसे अम, कोई भी एनर्जी है, तो एनर्जी हमेशा मान लो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एनर्जी है, राइट? तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा डिसिपेट होती है, एनर्जी फ्लोज आउटसाइड। तो बहुत से लोग ऐसे डिफाइन करते हैं एंट्रोपी लॉ लॉ को कि all energy in an isolated system moves from an ordered state to a disordered state. तो ordered state को basically कह रहे हैं जब energy concentrated form में हो, and disordered state में कह रहे हैं कि वो energy dissipate हो चुकी है। अब यहाँ पे एक कैच आता है, इस लॉ में एक कैच है कि कोई भी एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ जो चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोल बर्न हो रहा है एंड हीट एनर्जी इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, फायर दिख रही है एंड स्मोक दिख रहा है, बट देयर इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द अदर, देयर इज ऑलवेज अ वेस्ट प्रोडक्ट, विच मीन्स कि एब्सोल्यूट एनर्जी जो मान लो आप 100% एनर्जी से स्टार्ट करते हो, लेट्स से 100% पोटेंशियल एनर्जी, अब आप उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, तो that 100% cannot be converted to kinetic energy entirely. There always will be, किसी ने कुछ बोला क्या? There is always will be a wastage. So you can say कि 100% of potential energy will get converted to 95% of kinetic energy. ये जो 5% है, ये waste हो जाती है, and that is entropy. कि वो हम हमेशा जो हमारा system है, वो हमेशा lower energy state, lower energy state, lower, 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 lower जाता जाएगा, unless and until. अब second law of thermodynamics यहाँ kick in करता है कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हिंदी में लिखा है कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए चाय का। चाय क्या होती है? गर्म होती है, धुआं निकल रहा होता है, शुरू-शुरू में भाप निकल रही होती है, बट इवेंचुअली वो ठंडी होती जाती है, ठंडी होती जाती है, और वो बिना किसी सहायता के होती है। आपको कुछ करना नहीं है, इट विल जस्ट हैपन। वो हॉट से कोल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बट यदि आपको चाय फिर से गर्म करनी है, बट आपको आदत है चाय गर्म पीने की, तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लगेगा, जो कि आप चूल्हा जलाओगे, आप हीट करोगे उसको समहाउ। तो ऐसे ही हमारी जो हमने देखा एंट्रोपी लॉ के हिसाब से कि जो एंटायर एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स है, बिकॉज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड,
हम भी जब काम करते हैं तो आर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड एंड देयर इज ऑलवेज अ waste product, a byproduct. So the energy of the universe and us is decreasing every day, every single day, which means कि हमारी जो एनर्जी स्टेट थी, सतो स्टेट थी, 100% प्योर स्टेट थी, जैसे हमने प्रीवियस सेशंस में देखा, उसकी टेंडेंसी है कि वो हमेशा तमो प्रधान स्टेट में जाएगी ही। कब तक जाएगी? जब तक उसे एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स आके फिर से चार्ज बैक करके उस सतो स्टेट तक ना पहुंचा दे। तो अभी हमने यहाँ पे एंट्रोपी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा टच अपॉन किया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम देखेंगे, अब प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, हमने साइंटिफिक फॉर्म समझ लिया कि ठीक है, लॉ ऑफ एंट्रोपी ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट व्हाई एंड वेयर इज माय एनर्जी डिसअपियरिंग? कहाँ डिसिपेट होती है, ये हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखेंगे कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जमाने में हैं और हम उससे अवॉइड नहीं कर सकते। वी आर बाउंड टू यूज दीज डिवाइसेस। हम आई थिंक हम मेजोरिटी ऑफ लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो हम लैपटॉप्स और मोबाइल डिवाइसेस एक्सेट्रा के अलावा नहीं रह सकते। तो ये सब हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन करती हैं। और ये सब डिवाइसेस की एक पर्टिकुलैरिटी है, पिक्यूलियरिटी है क्या, कि वो हमारा जो अटेंशन है बहुत जल्दी, जैसे आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हैं, राइट? तो आप जितना फास्ट स्क्रॉल करेंगे, आप देखना आप उतने ही ज्यादा ड्रेन आउट हो जाओगे। और उसका रीजन है, तो हमारा ब्रेन जो है बहुत, आई थिंक 86 मिलियन न्यूरॉन्स या बिलियन न्यूरॉन्स से बना हुआ है। और जब भी हम किसी काम में फोकस करते हैं तो एक सर्किट बनता है, कनेक्शंस बनते हैं उसमें, राइट? एंड देन हम फोकस कर रहे होते हैं, हमने एक चित्र देखा, ठीक है, हम उसमें अटेंशन अपना फोकस कर रहे हैं, फिर हमने दूसरा चित्र देखा। तो हमने जैसे ही दूसरा चित्र देखा, बेचारे ब्रेन को क्या करना पड़ता है कि उसको बेचारे को सारे फिर से न्यूरॉन्स सब फिर से रिक्रिएट करने पड़ते हैं, सारे कनेक्शंस। तो उसमें वो टायर हो जाता है एंड इट बहुत एनर्जी लगती है उस चीज के लिए, उस पूरे साइकिल को रिपीट करने के लिए, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये यही काम करके हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने एक सेंटेंस पढ़ा जो मुझे बहुत पावरफुल लगा कि even the mere presence of a phone drains us because resisting the temptation to look takes effort and thus energy. तो हमारे सामने यदि मोबाइल फोन पड़ा भी हुआ है, राइट, तो हम बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं कि हम नहीं देखेंगे, इंस्टाग्राम नहीं उसको यूज करना है, फेसबुक नहीं देखना है, स्नैपचैट नहीं यूज करना है। बट देन जो हमारा ये थॉट है ना कि नहीं करना है, वो भी हमारी एनर्जी ड्रेन आउट करता है। तो इट्स एविडेंट, इनएविटेबल कि हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होगी ही। अब इसमें एक और कैच है कि ये जो हमारा डिवाइसेस हैं, इनका प्रोडक्शन होता है, राइट? मास प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्रीज होती हैं। तो ऑल ऑफ दिस ये एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अस जो हमारी ड्रेन हो रही है एनर्जी, ऑल्सो एनवायरनमेंट की भी ड्रेन आउट होती है। हम सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं काफी लोग, तो हम जानते हैं डेटा सेंटर्स कितने सारे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और उनका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट में वो काफी है, और ये बढ़ता ही रहता है। आई थिंक एक जगह मैंने पढ़ा कि इट्स 14% इम्पैक्ट होता है कार्बन एमिशंस की वजह से। आई थिंक सारी कंपनीज में कुछ ना कुछ कार्बन एमिशन के लिए आजकल स्ट्रैटेजीज हो रही हैं, बट स्टिल अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है कि दे आर नॉट इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो हमने देखा कि जो मोर एविडेंट आंसर्स हैं, जो साइंस एक्सप्लेन, जो साइंस ने बताए हुए हैं हमें और जो हमको पता है कि ये होते हैं, अब हम देखेंगे इसी का ही दूसरा पर्सपेक्टिव, विच इज द मेटाफिजिकल आंसर। साइंटिफिक आंसर हमने देखा, अब हम मेटाफिजिकल आंसर देखते हैं।
तो क्या होता है कि जब हम बर्ड्स लेते हैं, हमने प्रीवियस सेशंस में देखा कि मैं एक सोल हूँ, राइट? तो सोल क्या करती है, एक बीइंग, सोल बीइंग है और वो ह्यूमन फॉर्म लेती है। तो वो ह्यूमन फॉर्म्स लेती रहती है। हमने साइकिल देखा, राइट? लाइफ साइकिल, बेबी टू ओल्ड एज, टू बेबी टू ओल्ड एज। तो हम जब भी नेक्स्ट बॉडी लेते हैं, जब भी एक न्यू बॉडी लेते हैं, वी गेट फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम आर ट्रू सेल्फ। क्योंकि हम बॉडी लेते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है। और फिर हमारे अंदर वो जो एक थॉट है, जो बिलीफ है कि मैं बॉडी हूँ, वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता जाता है विथ ईच बर्थ। हम बॉडी को बेसिकली कह सकते हैं कि वो हमारा अवतार है। तो जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो हम अपने ओरिजिनल फॉर्म हमारा क्या है, सोल। तो हम अपने ओरिजिनल फॉर्म से उतने दूर होते जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें, एक बहुत ही रिच फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ है, बट समहाउ वो अपने कुछ हो जाता है उसके पेरेंट्स को, और उसके पास सारी प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन वो गरीब पेरेंट्स उसको पालते हैं। तो वो गरीबी में ही जीता है, तो उसको वो आइडिया ही नहीं है कि वो इतना रिच है। बट जब उसको कोई याद दिलाएगा, जब वो 18 साल का हो जाएगा, उसको बताया जाएगा कि तुम इसके पेरेंट्स हो, ये तो वसीयत थी, ये थी, ये आपका पैसा है, तब उसमें वो कॉन्शियसनेस आएगा कि अरे मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मेरे पास ये है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ भी है, हम भूल गए हैं। हमें जब तक कोई याद ना दिलाए आके कि भाई तुम एक्चुअल में बॉडी नहीं, एक सोल हो, जिसकी इतनी सारी ब्यूटीफुल इनेट क्वालिटीज हैं, जो क्वालिटीज हमने पहले देखी हैं। तो ये जो इनेट हमारी क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज ही हमको पावरफुल बनाती हैं। हमारा जो बैटरी है वो फुल चार्ज तभी हो सकती है जब हम अपनी सारी ओरिजिनल पॉजिटिव क्वालिटीज को, डिवाइन क्वालिटीज को रिमेम्बर कर सकें। जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, हमारे अंदर जो है इम्प्योर क्वालिटीज आती हैं, और जो हमारी थॉट पोटेंसी है वो कम होती जाती है। अब इसमें एक और चीज है, अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा एआई एंड वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में बहुत इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं। और ये जो डिवाइसेस हैं, ये हमें एक वर्चुअल वर्ल्ड में रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। happiness index was still somewhat higher than what it is currently. बट अभी वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ जैसे 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 जाएगा वर्ल्ड, वैसे वैसे ये दुख की दुनिया बढ़ती जाएगी, क्योंकि द फार्दर वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम आवर रियलिटी। अच्छा, अब हमने ये सब चीजें समझ ली। अब हम देखते हैं ये युग क्या है, युग क्यों होते हैं, और हाउ युग्स फॉर्म। तो हमने देखा कि हमारी एक एनर्जी स्टेट होती है, राइट? हमारी एनर्जी स्टेट फुल है, फिर एंट्रोपी के कारण उसकी डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। हाँ, तो इसके बेसिस पे हमारी जो एनर्जी स्टेट है और जो एनवायरनमेंट की एनर्जी स्टेट है, उसके बेसिस पे युग डिवाइडेड है। ठीक है, तो जब हम ब्रांड न्यू आते हैं, आप हमने परम धाम देखा, राइट, प्रीवियस सेशंस में। तो जब हम परम धाम से हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी से जब नीचे आते हैं स्टेज पे परफॉर्म करने, तो हम हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी में रहते हैं, विच इज सतयुग। क्योंकि वो सतो प्रधान स्टेट होती है, वेयर द एंट्रोपी इज जीरो। जीरो एंट्रोपी का मतलब है कि ओनली वन स्टेट इज पॉसिबल, एंड दैट वन स्टेट इज ऑल इनेट क्वालिटीज आर 100%। यही एक वन स्टेट होती है। इसलिए आप लॉ ऑफ जो एंट्रोपी का फॉर्मूला देखेंगे, तो उसमें लॉग ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स होता है, और लॉग ऑफ वन इज जीरो। इसलिए वहां पर एंट्रोपी इज द लीस्ट, मिनिमम जीरो। तो इसलिए वहां पे बहुत हैप्पीनेस होती है, क्योंकि वहां की इनेट क्वालिटीज आर द हाईएस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म।
और इसलिए उसको गोल्डन एज कहा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे गोल्डन एज दिखाया हुआ है, हम आगे और देखेंगे चित्र में। टाइम चेक, ओके। देन आता है त्रेता युग। त्रेता युग में हल्की सी कम होती है, विच इज सतो, नॉट सतो प्रधान बट सतो, थोड़ी सी एंट्रोपी बढ़ जाती है, थोड़ी सी, एंड दैट इज कॉल्ड सिल्वर एज। देन सिमिलरली आता है द्वापर, जब हमारी रजो अवस्था हो जाती है, विच इज कॉपर एज। देन लास्ट में कलयुग, हम सब जानते हैं कि कलयुग क्या है, विच इज द तमो अवस्था, और इसे कहते हैं आयरन एज। बट एक एज है जो आती है कलयुग और सतयुग के बीच में, विच इज द कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग, संगम, दो युगों का संगम। अभी हमने इन लॉ ऑफ एंट्रोपी के स्लाइड पर देखा था कि जब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं आता है एनर्जी देने के लिए, तब तक वो एनर्जी स्टेट हमेशा नीचे जाती जाएगी। जैसे ही एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स आएगी, वो एनर्जी फिर से चार्ज बैक होके ओरिजिनल फॉर्म तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए संगम युग का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर ही हम अपनी बैटरी को चार्ज करके अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचते हैं। तो ये है जहाँ पे एंट्रोपी आपकी मिनिमम है, 0 है, और बहुत ही लो एंट्रोपी है। तो वहां पे एनवायरनमेंट भी बहुत सुंदर होगा और वहां के लोग भी बहुत खुश होंगे। तो ऐसे आप देख रहे हैं कितनी हैप्पीनेस होगी, राइट। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में क्या होता है कि क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे बर्थ ले चुके होते हैं, तो हमारी एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ गई होती है, तो हमें सौरो आने लगता है, क्योंकि हमने देखा सौरो का रूट कॉज क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस। क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो हम सहारा लेना चाहते हैं किसी ना किसी चीज का, तो हम इसमें भगवान का सहारा, भगवान की याद करते हैं कि भगवान हमें सुख दे। ठीक है, तो उसे कहते हैं द्वापर युग, रजो अवस्था। फिर आता है कलयुग, जब हम बहुत ही तमो प्रधान अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो हम साधनों का प्रयोग करते हैं, हम दूसरी चीजों से हैप्पीनेस लेने की कोशिश करते हैं। और जैसे यहाँ पे क्लबिंग हो गया, लोग बहुत ज्यादा क्लबिंग करते हैं और बहुत लाइट चकाचौंध होती है टू गेट दैट एक्सटर्नल सुख, बाहरी चीजों से लिया जाता है। और यहाँ पे हाईएस्ट एंट्रोपी होती है, इतना वेस्ट हो रखा होता है और बहुत ही लो एनर्जी थॉट्स की। तो हम इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। जो हमने साइकिल देखी, ये साइकिल एक लैडर के फॉर्म में हम देखते हैं। ये जो लैडर में ईच स्टेप है, ईच स्टेप एक एक बर्थ है। ठीक है, तो हर एक बर्थ में हमारी एंट्रोपी थोड़ी कम होती, थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा होती है। हम लोअर एनर्जी स्टेट में आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। फिर लास्ट में इवन कितने भी पीस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग द वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस, पीस कॉन्फ्रेंसेस, एफर्ट्स, वर्ल्ड की स्थिति डिग्रेड ही होती जा रही है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुग ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। अच्छा, 10 मिनट्स बचे। ऐसा कुछ होना चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुग कि हम वापस से उस एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएं, क्योंकि हमने देखा हर चीज नेचर में साइक्लिक है। तो ये एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हमने कल देखा, जो मेडिटेशन हुआ था, कि वो हम कैसे अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। फिर हम ये थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कि जब हमारी सतो प्रधान अवस्था थी, तो हम श्री कृष्ण के राज्य में थे, श्री कृष्ण पुरी में थे, श्री कृष्ण थे वहां, क्योंकि उनको हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, 16 कला संपूर्ण बोला जाता है। फिर श्री राम 14 कला संपूर्ण। जब 14 कला हो जाती है, तो हम कुछ ना कुछ सहारा लेते हैं। जैसे इसमें आपने देखा कि धनुष बाण दिखाया गया है, a little bit of सहारा is still there, क्योंकि एंट्रोपी 0 नहीं होती है, they need some कुछ उनको सहारा चाहिए रहता है। देन आता है द्वापर युग, जब हम भगवान का सहारा लेते हैं। फिर आता है कलयुग, जब जब ये भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा
वर्क रिलेटेड डिप्रेशन होने लगता है, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो ये जस्ट रिपीटिशन है ऑफ द प्रीवियस स्लाइड। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे द्वापर युग में जो इतने सारे रिलीजन्स आए, स्क्रिप्चर्स आए और भक्ति आई, तो ये क्यों आई? एक तो हमने देखा कि सौरों के कारण आई, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण आई। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि स्क्रिप्चर्स कहाँ से आए, क्यों आए? ये गलत है क्या फिर स्क्रिप्चर्स? हम इतनी भक्ति जो करते आए हैं, हमेशा स्क्रिप्चर्स पढ़ते आए हैं, राइट? तो हमारी मान्यताएं हैं, तो ये स्क्रिप्चर्स क्या गलत है? तो बेसिकली क्या है कि ये स्क्रिप्चर्स जिन ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, राइट, तो ये भी उनके रिकलेक्शंस हैं। रिकलेक्शंस का जैसे मान लीजिए एक स्कूल ट्रिप है, स्कूल ट्रिप में बच्चे गए पिकनिक के लिए। अब जब 2-3 दिन बाद बच्चे वापस आए तो टीचर ने बोला कि सभी बच्चे लिखो कि आपने क्या 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 देखा। तो सब बच्चे अपना ऐसे लिखते हैं कि मैडम मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, सब अपनी स्मृतियां लिखते हैं कि अच्छा ये मेरी ये स्मृति थी, ये मेरी ये स्मृति थी। अब जब टीचर सारी स्मृतियों को, सारे एसेस को पढ़ती है, तो वो देखती है कि सारी जो रिकलेक्शंस हैं, जो सारे एसेज हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंट हैं, किसी न किसी का एक्सपीरियंस कुछ अलग है। तो उसी तरह से जो भी ऋषि मुनि आए, वो अपने पास्ट बर्थ के, सतयुग त्रेता के जो रिकलेक्शंस हैं, उनको ही स्क्रिप्चर्स फॉर्म में लिखते हैं और थोड़ी सी स्टोरी फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उनके जो भी माइंड में आता है, राइट, तो दैट इज अ स्मृति। और स्मृति कभी एब्सोल्यूट नहीं होती है, इट्स नॉट 100% एक्यूरेट। तो इसलिए जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो सत्यता है, बट एंटायरली ट्रू नहीं है। तो हम इसलिए ब्लाइंडली स्क्रिप्चर्स को फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण अभी भी ऊपर कहीं है या इंद्रदेव कहीं ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि हमने देखा कि यही अर्थ में ही श्री कृष्ण थे, श्री राम थे, सभी यहीं पर थे। उनकी इतनी प्योरिटी थी, वो इतने प्योर हुआ करते थे कि आज के दिन में वो गॉड के रूप में पूजे जाते हैं। और हम अपने आप को ही बेसिकली पूछते हैं, क्योंकि हमारी खुद की एनर्जी इतनी कम हो गई है कि हमें रियलाइज नहीं होता कि हम ही वो थे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलो अप क्वेश्चन, कि फिर श्री कृष्ण कहाँ है? अभी कहाँ है वो सब देवता है? कहाँ है वो श्री राम? इसका आंसर आप सोचिए कुछ सेकेंड, कहाँ हो सकते हैं वो? ऑल्सो गीता में लिखा हुआ है कि जो भी बॉर्न होता है इस पृथ्वी पर, वो डाई होता है, वो मरता है। और जो मरता है वो बॉर्न होता है। तो बेसिकली जब वो एक इंसान यहाँ आ गया, सोल ने यहाँ पे बर्थ ले लिया, तो वो फिर इसी साइकिल में फंसी रहेगी फॉर वन साइकिल, आई मीन। तो इसमें हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि जैसे मान लो एक सोल है, वो पॉइंट ए पे आई, पॉइंट ए एज इन सतयुग में आई, तो वो पूरी साइकिल रहेगी अनटिल द एंड ऑफ द साइकिल। मान लो वो द्वापर में आई, ठीक है, द्वापर एज इन सिल्वर एज में आई, जब एंट्रोपी लेवल थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, तो भी वो एंड तक ही रहेगी, सेम पूरे समय तक जब तक ए रहेगा। सिमिलरली कोई द्वापर में आया, वो भी एंड ऑफ द साइकिल तक रहेगा, डी भी एंड ऑफ द साइकिल तक रहेगा। बट समथिंग हैज टू हैपन हियर एट द एंड ऑफ द साइकिल कि 5 minutes, okay. समथिंग हैज टू हैपन एट द एंड ऑफ द साइकिल कि हम यहाँ सारे हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी में पहुंच जाएं। अब ये शायद नेक्स्ट सेशंस में कवर होगा कि कितने लोग पहुंचेंगे, कौन पहुंचेंगे, क्या होगा। बट आज हम यहाँ एंड करते हैं।